दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, सहपरिवार। साथियों, आज ग्रुप डी का ये मॉडल पेपर दूसरा हल करेंगे और इसमें हिंदी का पार्ट रहेगा। और आज जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जितनी भी भारत के पास मिसाइलें हैं, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, उन सब के बारे में एक एक के बारे में जिक्र करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, ध्यान से देखिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने हिंदी से है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो जो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो क्रिया के आधार पर होता है। कैसे? कि जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब जाता है क्रिया है, यहाँ पे जाता है शब्द जो है वो पुल्लिंग का बोध करवा रहा है, तो इसलिए। और एक हम कहें कि वह जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, कि क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण होता है शब्दों का। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। संस्कृत में 6 होते हैं। संबंध और संबोधन को नहीं माना गया है संस्कृत में, तो हिंदी में 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। गय का उच्चारण स्थान कौन सा है? गय, तो पहले बता दें कि घय जो शब्द है वो घोष वर्ण है, ठीक है ना। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, ऑप्शन नंबर बी। उच्चारण स्थान की एक ज़बरदस्त ट्रिक जो है ना मैंने करवा रखी है, वीडियो डाल रखी है, जिस साथी ने नहीं देखी वो देख लें जाके। हिंदी व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है, सिर्फ 5 या 6 ही सूत्र हैं वो, उसमें पूरे वर्णों का जो है उच्चारण स्थान समाहित कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो बहुत बार पूछा गया है, ये शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी बहुत महत्व रखता है ये शब्द। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। यह को छोटी की मात्रा और तरह को बड़ी। नेक्स्ट है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी, तो ये है तरणी हो जाएगी इसका, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरणी सूर्य, ठीक है ना। और तरुणी होती है युवती, तरणी सूर्य और तरुणी युवती हो जाता है यदि ऊ की मात्रा होती है। आगे देखो, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन मछली होती है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? मत्स्य। मीन के जो है मत्स्य, जख, ठीक है ना, मछली, ये सारे किसके हो जाएंगे? मीन के पर्यायवाची हो जाएंगे। सीखी तोते का है। शापक जो है कोई श्रापित का है, शाप दिया हुआ व्यक्ति, बद्दुआ दिया हुआ व्यक्ति। विभावरी है रात का, ठीक है ना, मैंने चारों बता दिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो कौन सा है? आत्मजा बेटी होता है, पुत्री होता है। नंदिनी, ये भी बेटी होता है। भार्या, भार्या पत्नी होता है। कन्या, कन्या भी क्या होता है? ये बेटी मान के चलो, कन्या भी बेटी होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, भार्या। भार्या मतलब है पत्नी का। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है अनुपम का? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अद्वितीय। लौकिक
संसार का है, सांसारिक का है, स्वर्गीय स्वर्ग, ये सारे जो है तीनों क्या है, विशेषण है ये। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका पर्यायवाची। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरे की बात जल्दी मान लेना। क्षय वर्ण किसके योग से बना है? तो किससे बना है क्षय? ये संयुक्त व्यंजन है, चारों आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए, कै हलंत हो जाएगा प्लस स पै वाला, ठीक है ना, इससे बना एक क्षय। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगी कौन सी? इसमें हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता, ठीक है ना, अनटचबिलिटी इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का कौन सा संधि विच्छेद है? तो इसका हो जाएगा पो प्लस अन, पो प्लस अन। यदि पावन का होता तो पावन का हो जाता पाउ प्लस अन, ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन सी हो जाएगी? ये है अयादी संधि, अयादी संधि हो जाएगी। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद कौन सा होगा इसमें? तो इसका हो जाएगा पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग संधि रहेगी ये, पुनः प्लस जन्म। अब ये पूछ ले कि पुनर्जन्म में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग रहेगा फिर कौन सा? उपसर्ग तो खैर इसमें कौन सा भी नहीं सूत्र, ये पहला हो जाएगा, लेकिन रे को अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। पुनर् उपसर्ग है, रे को अनंत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पुनः प्लस जन्म विसर्ग संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि, तो इसमें यण संधि है। नियम बता रखे हैं बार बार कि भाई ई हर्षो हो, दीर्घ हो, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का यह बन जाता है। तो इसलिए इति प्लस आदि, इसका विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, और ये यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का मतलब होता है उसको जड़ सहित उखाड़ के फेंक देना, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ सहित उखाड़ना, और इसका क्या होगा? रोपण, रोपना। ऑप्शन नंबर सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो इन्होंने संज्ञा दी थी बीज वपन काल। कौन सी? बीज वपन काल, ऑप्शन नंबर डी। वपन का मतलब होता है बोना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, तो कौन सा है? दांत कटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, और ये इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 20 प्रश्न। ये कोई पेपर है, आए हुए प्रश्न हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ वैसे कोई तुक्के नहीं मारे जाते, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वही आपके लिए लेकर आता हूँ। अब देखो जीके वाले जो मिसाइल से संबंधित है, तो देखो मिसाइल वाले सबसे पहले है पृथ्वी। इसके बारे में क्या जाने? यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रथम परीक्षण 1988 ईस्वी में चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में किया गया था। इसकी न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता
350 किलोमीटर है। यह पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आगे देखो। धनुष, ये कौन सी है? यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला प्रक्षेप अस्त्र है। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? फेंकना। अस्त्र क्या मतलब क्या होता है? हथियार। तो कहता है कि फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार है ये है, ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला। इसकी मारक क्षमता इसकी भी 350 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का नौसैनिक संस्करण है। यह 500 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी कि एक हेलीकॉप्टर का भी काम करती है ये। ब्रह्मोस, यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया तथा यह पहली बार 2005 में नौसेना में शामिल की गई। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के BRAH तथा रूस की नदी मस्कवा के अमओस से मिलकर बना है। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किस किस की जो है इसमें तैयार की थी, तो भारत और रूस। 290 किलोमीटर तक की मार करने वाली इस मिसाइल का वज़न 3 टन है। यह ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज़्यादा तेज़ गति से उड़ान भर सकती है। यह मिसाइल भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित की गई है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। दागो और भूल जाओ कौन सी मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किसके लिए? ब्रह्मोस। अब है अग्नि-1। यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली तथा 700 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण वर्ष 2002 में किया गया तथा परमाणु क्षमता संपन्न अग्नि-1 का पुनः परीक्षण दिसंबर 2011 में किया गया था। अब अग्नि-2, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली अग्नि-2 मिसाइल का परीक्षण मई 2010 में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। इसे 2011 में पुनः परीक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। अग्नि-3, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण वर्ष 2006 में किया गया। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि-3 को पाकिस्तान की हत्फ 3 तथा इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब अग्नि-4, यह अग्नि-2 का ही उन्नत रूप है। इसका परीक्षण 2011 में किया गया। यह पहले की मिसाइलों में हल्की है। अग्नि-5 जो ना इसके बनाई गई थी भाई अग्नि के नाम से मिसाइलें। यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। इसका परीक्षण 19 अप्रैल 2013 को व्हीलर द्वीप उड़ीसा से किया गया। 50 टन की यह मिसाइल 17.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। यह 1 टन से अधिक भार का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक की है। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तकनीक पर आधारित है। आगे है अस्त्र। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेप अस्त्र है। स्वदेशी तकनीक से विकसित इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। प्रद्युमन, यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। इसका परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया गया। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है।
त्रिशूल, यह जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। यह मैग 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। नाग, यह टंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टंकरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ के नाम से जो है एक ब्रह्मोस मिसाइल का जो हमने पढ़ी अभी कुछ मिनट पहले, उसको भी कहा जाता है, लेकिन प्रथम जो है इसी को कहा जाता है टंकरोधी, ठीक है ना। दागो और भूल जाओ टंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है ये। नाग। आकाश, यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है। इसका परीक्षण 2003 में किया गया। आकाश पहली ऐसी भारतीय मिसाइल है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। आकाश को मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। 700 किलोग्राम की यह मिसाइल कई निशानों को एक साथ भेद सकती है। इसे भारतीय पैट्रियट भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, आज का ये टॉपिक है, ध्यान से देखें सभी। नोट्स बना सकते हैं आप इसकी। तो कौन सी है? भारतीय पैट्रियटिक आकाश को कहा जाता है। सागरिका, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया। इसका पहला परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2008 में किया गया। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। युद्धक टैंक अर्जुन, इसकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। किसी टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। तेजस, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। यह हवा से हवा में, हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। इस सुपरसोनिक लड़ाकू विमान की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है प्रहार, यह जमीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण जुलाई 2011 में किया गया था। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट है पिनाका, यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया था। यही पूछा गया था प्रश्न एक बार कि कौन सी मिसाइल का नाम किसी देवी देवता के नाम पे रखा गया है। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। IL-78, यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है। इसे भारत ने मार्च 2003 में उज़्बेकिस्तान से प्राप्त किया। इसमें 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। यानी कि 35 टन जो है एरोप्लेन का जो ईंधन है, हेलीकॉप्टर का कह लो, वो इसमें स्टोर किया जा सकता है। आगे है निशांत, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और थाह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। इसे ज़मीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। अगला लक्ष्य, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। इसे 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है।
यह जेट इंजन से चलता है और यह भी पायलट रहित विमान है। ध्रुव, इसे DRDO द्वारा विकसित किया है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। यह अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भर सकता है। तो ये थी दोस्तों क्या विमान जितने भी मतलब मिसाइलें थी वो सभी। हर किसी परीक्षा में जो है लगभग ये इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब कुछ स्टैटिक जीके करेंगे, कुछ एक प्रश्न। तो आइए पहले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। भारत में दास प्रथा नहीं है, यह किस यात्री का कथन है? तो यह है मैगस्थीज का, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कोपम की लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच। महाबलीपुरम किन के शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो ये था पल्लवों के शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने भूमि के लिए गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। पाली भाषा किस काल में समृद्ध हुई थी? तो ये हुई थी बौद्धों के काल में, बौद्ध काल में। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये रामानुजाचार्य को। भारतीय विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है माउंटबेटन योजना। अब राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ एक प्रश्न। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। रोल्ड एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था कि मुकदमा चलाए बिना ही किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब आरंभ किया? तो ये किया गया था बंगाली विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था असहयोग आंदोलन, जो कि उत्तर प्रदेश में एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी उपद्रवियों ने, आंदोलनकारियों ने। तो उस समय गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब से। यह कथन किसका है? क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भूनने वाला चेक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया भाई। तो ये था महात्मा गांधी का। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये की थी 1940 ईस्वी में। एनी बेसेंट ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये किया था कॉमनवेल्थ का। काकोरी कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1925 में। अब भारतीय संविधान से कुछ एक प्रश्न है। लोकसभा में किस सदस्य को सदन के विशेष अधिकारों के उल्लंघन एवं अवमानना के लिए लोकसभा से निष्कासित किया और जेल भेजा गया? तो ये इंदिरा गांधी को। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? तो ये हुआ था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कदाचार या क्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले किस विधि द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन द्वारा
जो है ये के बाद राष्ट्रपति द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो ये किया गया था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 321 में जिक्र है इसका। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया? तो ये किया गया था 42 में संविधान संशोधन को। आगे है ज्योग्राफी से प्रश्न। भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरियां कितनी हैं? तो ये हैं क्रमशः 111 किलोमीटर व 111.32 किलोमीटर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकिल और लोहे से का बना है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं क्रोड या निफे के नाम से। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल किस महाद्वीप में है? तो ये है एशिया में। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है, तो ये है थाईलैंड। बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर हैं? तो ये हैं यूरोप में डेन्यूब नदी के तट पर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आपको ज़रूर काम आएंगे। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को क्लास को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।